रिकॉर्डिंग होगी। चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज अपन लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस स्लाइड विजिबल टू ऑल आ रही है? यस यस सर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक मिनट, डीएन डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, एक सेकंड हो जाए। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग आज की जो क्लास है, इसमें सेकेंड यूनिट में सबसे पहले अपन इसमें ये करेंगे कि अपन ने डीसी सर्किट एनालिसिस तो इसमें अपन ने खत्म कर ही दिया था फ्राइडे को, अपना फ्राइडे की क्लास में। और उसका अपन लोगों ने जो डाउट क्लास थी वो भी रख ली थी। आज मैंने एक ट्यूटोरियल शीट आप लोगों को शेयर करी है, दैट इज उसमें 7 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करी है, अभी मेल नहीं किया मैंने उसको। एंड दैट ट्यूटोरियल शीट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस शीट, ठीक है ना। उसका कोई ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं है सबमिट करने की। आप लोगों को उसको सॉल्व करना है तो करना, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा आप लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को, यस सर। यस सर। ठीक है ना। यस जो सर। प्रैक्टिस शीट के लिए अगर आपके पास डाउट्स आए तो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, उसको अभी सॉल्व करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। और प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए बैठा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने उसमें आंसर और क्वेश्चंस दोनों, मतलब उसमें केवीएल, केसीएल, नोडल, थेवेनिन जो भी आपको चाहिए वो सब दिए हुए हैं उसमें, क्लियर। और किसी स्टूडेंट का व्हाट्सएप था न्यूमेरिकल सारे, तो देखो जो भी था, मुझे नाम नहीं पता उसका, शशांक था शायद, शशांक नहीं था, शशांक तो असाइनमेंट के लिए बोला था। तो असाइनमेंट की डेट्स मैंने सभी की एक्सटेंड कर दी है, चाहे वो असाइनमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने लेट एडमिशन हुआ है अभी 30-31 को। तो उन सब के लिए असाइनमेंट की डेट अब है आपकी 11 जनवरी तक, ठीक है। थैंक यू 10 सर। जनवरी तक, 10 जनवरी तक असाइनमेंट की डेट है। फर्स्ट सेकंड पूरा यूनिट 1 का तीनों असाइनमेंट की डेट आप 3 जनवरी, 10 जनवरी तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड यूनिट का जो असाइनमेंट मिलेगा वो आपको एज पर द डिस्कशन विद एसआर सर वॉइस सही नहीं हेल्ड आ रही है। यस्टरडे। ऐसा हो नहीं सकता, नो आवाज सही सर, नहीं है। इट इज आ रही है सर, सही आ रही है। क्लियर। सर सही है वॉइस सर। क्लियर सर। आवाज, मैं खुद ईयरबड लगाया हुआ हूँ यार, मुझे अपनी आवाज खुद को आती है। ऐसा नहीं हो सकता आवाज मेरी क्लास में डिस्टर्ब हो, आपका नेट इश्यू होगा। चलिए, तो एक और जो अनाउंसमेंट है ये है कि अब आपको जो असाइनमेंट मिलेगा वो 10 तारीख के बाद मिलेगा। मतलब अब 15 डेज में आपको असाइनमेंट मिला करेंगे, क्योंकि एसआर से मैं डिस्कशन हुआ था कल, शुभी से और बाकी अनुष्का समन से भी हुआ था। तो इनसे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया है कि सेकेंड यूनिट का जो असाइनमेंट मिला जाएगा आपको सिंगल फेज एसी सर्किट का, वो जब ये यूनिट हो जाएगी या फिर मिडिल में होगी या आधी यूनिट हो जाएगी तब आपको इसका असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस सैटरडे जो आपकी 9 तारीख है उस दिन मैं क्विज रखूंगा आप लोगों का। एंड दैट क्विज विल बी ऑफ फर्स्ट यूनिट का क्विज रखा जाएगा। और जो प्रैक्टिकल का भी जो वेडनेसडे को आपको क्विज दिया जाता था वो भी आप सैटरडे को हुआ करेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, अब कोई डाउट तो नहीं किसी को सर एक असाइनमेंट और क्विज के रिक्वेस्ट थी। रिगार्डिंग? हाँ बोलो विनायक, बोलो। सर सर आप बोलते जो जाओ। नोट्स डिक्टेट करते हैं ना, मतलब जब हमको लिखवाते हैं आप, यूनिट 1 में जो नोट्स लिखवाए आपने, जहाँ से आप आगे बोलते डिक्टेट करते जाओ। हैं सर, वो वाली शीट आप शेयर कर दीजिए। जहां से, अच्छा नोट्स, अपने नोट्स, हाँ हाँ कर दूंगा, कोई दिक्कत सर वो नहीं। क्या है, देखो, कहीं पे एक आध जगह मेरी मिस हो गए हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो मैंने अभी तक, मेरे को शेयर करने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया गया है ताकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो लोग आप सुनो, वो लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुनो। और वो गूगल ड्राइव में भी है, यूट्यूब में भी है, जहां से आपको सुनना है सुनो, फिर वहां से आप उसको एक बार लिख लो, ठीक है ना। मैं तो करने में शेयर कर दूंगा 1 सेकंड में, लेकिन उसकी आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो जीरो हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करो इसमें आप, ठीक है। ओके सर। पूरे ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा, जिसको इन पर्सन चाहिए मैं उसको भेज दूंगा, क्लियर। चलिए, तो आज अपन करेंगे सिंगल फेज एसी सर्किट की स्टार्टिंग। देखिए, एसी सर्किट में जो आपका टॉपिक्स हैं वो है आपका अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में सबसे पहले जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल एसी वोल्टेज,
मतलब कैसे आप एसी वोल्टेज को जनरेट करते हैं। उसके बाद कुछ कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशन जैसे एवरेज वैल्यू, और उसके बाद आपकी आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर ऑफ एसी क्वांटिटी, कंसेप्ट ऑफ फेवर फेजर, उसके बाद एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी, आरएलसी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एनालिसिस वाला दिया हुआ है आपका। ठीक है, क्योंकि इससे ही आपका पूरे का जो आपका न्यूमेरिकल वाली चीज है वो इसी से बनती है आपकी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इसमें अपन लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। बाकी इंपॉर्टेंट तो खैर पूरी ही यूनिट है, लेकिन ये वाला जो एनालिसिस ऑफ आरएल, क्योंकि ये वाला जो है आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, उसका सीरीज कनेक्शन, उसका पैरेलल कनेक्शन, इसी में ही आपकी पूरी, देखो पहली जो दो लाइनें हैं ना, इनमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है कि आप लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स से पढ़ के आ चुके हैं, और कुछ कुछ टर्म्स आपको पता भी हैं, और कुछ कुछ टर्म्स मैंने फर्स्ट यूनिट में कराए भी थे। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल भी जो आपके बनते हैं ना इस यूनिट में, सिंगल फेज सर्किट में, वो न्यूमेरिकल भी आपके किससे बनते हैं, दैट न्यूमेरिकल will also comes from the analysis of RL, RC and RLC circuit। उसके बाद जो है इसमें आएगा दैट इज पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, मतलब किस तरीके से अपन पावर को और पावर फैक्टर को देखते हैं। तो ये है आपकी इसमें सेकेंड यूनिट का इसका सिलेबस। इसी का प्रेजेंटेशन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल अप्रोच रखूंगा आपके लिए, उसके बाद जो भी इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा वो अपन इसका देखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सिंगल फेज एसी सर्किट में दैट इज द सिलेबस ऑफ दैट इज जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज। जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज में अपन लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अपन लोग किसी भी पॉइंट का या किसी भी उसका अपन जनरेशन करते हैं। इसी के साथ उसके बाद है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपकी एवरेज वैल्यू, आपकी आरएमएस वैल्यू, आपका फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब इसमें होगा। देन आफ्टर दैट इसके बाद कंसेप्ट ऑफ फेजर, कंसेप्ट ऑफ फेजर के बाद एनालिसिस ऑफ आरएल, आरसी एंड आरएलसी, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी में टॉपिक्स लिख लीजिए एक बार। यूनिट सेकंड लिख के, दैट इज सिंगल फेज एसी सर्किट, बिकॉज डीसी सर्किट एनालिसिस अपनी पहली थी, सेकंड अपनी ये वाली है। और उसके बाद लास्ट है आपका पावर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर। सब लोग लिखो इसको फटाफट। लिख लिया? क्लास लिखा आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. सर अभी नहीं, थोड़ा ऐसे सर लिख रहे हैं अभी। लिख लो एक आराम सर, से। थोड़ा सा 5-10 सेकंड बस। ओके यार, 30 सेकंड लेने दो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बैठा हूँ आराम से। ठीक है, तो इसमें अच्छा क्लास में से कोई मुझे ये बताएगा कि इसमें जो मैंने अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 हेडिंग्स डाली हैं। इन पांचों की पार्ट जो हेडिंग्स के बारे में कौन सबसे अच्छा जानता है, कोई बता सकता है इनके बारे में? रफ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, बाकी मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बनाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन किसी को अगर थोड़ा बहुत ही पता हो कि अपन कैसे एसी वोल्टेज को साइनसॉइडल जनरेट करते हैं, कैसे अपन किसी भी एक एलिमेंट को एवरेज वैल्यू बोल दें, या आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, या फिर फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, या फिर पीक फैक्टर बोलते हैं, कोई बता पाएगा? नितांशी प्रेजेंट है क्लास में? प्रीतेश, जो एक्टिव स्टूडेंट्स है मैं उनका नाम ले रहा हूँ। राम, बेटा हाँ या Yes, ना sir. तो बोल दिया करो अगर क्लास सर ये थोड़ा में। वीक था सर 12th क्लास में, यही वाला Yes, sir. चीज। सर नाम ये लिखता ऊपर हूँ, के 2 वाले तो नहीं, बाकी के नीचे के 3 बता सकती हूँ सर। सर बताओ ऊपर के रीजन 2 क्या वाले है? जो हैं, उनके केवल
फॉर्मूलाज पता है सर मेरे को, ऐसा मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पता मुझे। रटे हैं, सीधे बोलो रटे हैं। सर थोड़ा बहुत हाँ आता है ऊपर सर, के पूरा वो नहीं जो है आता होगा। नहीं सर, नीचे के 3 4 5 जो पॉइंट है वो तो सर हाँ सर समझा भी थोड़ा सकती हूँ बहुत ही सर, पता 1 है। और 2 मैं नहीं समझा पाऊंगी सर। चलो कोई बात नहीं। और कोई? सर मैं बताऊं? हाँ हाँ, ओपन टू ऑल। मेरी क्लास हमेशा ओपन टू ऑल होती है, किसी एक स्पेसिफिक नहीं रहती किसी के लिए। साइनोसोडियल एसी जो वोल्टेज, बोलो बोलो बोलो। साइनोसोडियल एसी वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के उससे कॉन्सेप्ट से। मैग्नेट के अंदर जब एक वो लगाते हैं अपन, क्या एक लूप लगाते हैं वायर का, और जब वो रोटेट हम्म होता है तो उससे फिर साइनोसोडियल एसी जो वोल्टेज है वो जनरेट होता है। और हम्म। जो वो वोल्टेज जनरेट होता है उसके उसमें वो हमेशा साइनोसोडियल वेव जैसे उसकी कर्व आती है। वो पहले पीक पे ये जाता आप है फिर। जनरेशन ऑफ साइनस और एसी वोल्टेज के बारे में बता रहे हो ना प्रियांशु? यस सर। ठीक है। सर सेकंड पॉइंट आप बताओ। बता ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपने जो इनिशियल किया है ना वो गलत किया है, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा अभी। और कोई क्लास में? सर सेकंड पॉइंट बता सकता हूँ सर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सब। हाँ, क्या होता है अमित? सर जैसे ये साइनोसोडियल वेव फॉर्म होती है, तो सर अगर जो हम एवरेज पूरे एक सर्किल का लेते हैं तो एवरेज जीरो आएगा। लेकिन ये जो एवरेज वैल्यू हम लेते हैं तो जीरो से टी हाफ तक लेते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। तो सर हम फ्लो ऑफ चार्ज जीरो से टी हाफ सर्कल का लेके एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो आई आती है। और जब ये आरएमएस वैल्यू होती है, इसको सर हम रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। तो इसमें सर हम गुड। पहले उस पूरे वैल्यू का, उस पूरे सर्किल का स्क्वायर करते हैं ताकि पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। उसके बाद हम सर रूट ले लेते हैं, तो ये वहां से ये आरएमएस वैल्यू आती है सर। और सर ठीक वो है। आरएमएस वैल्यू ये यूज होती है अधिकतर सर्किट के सारे क्वेश्चनों में। रियल वैल्यू यही होती है, आई आरएमएस। सर आरएमएस का फॉर्मूला ऐसे आप रख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले जो लेट से आई आरएमएस निकालना है, तो पहले आई का स्क्वायर कर लो, फिर उसका मीन निकाल लो जितने भी करंट है, और फिर लास्ट में रूट कर दो। तो ओके। उससे अपन आई आरएमएस की वैल्यू निकाल सकते और कोई? सर आईआरएमएस करंट वो होता है जो कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जो कि कांस्टेंट भी होता है। वो इक्वल हम्म। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो एक साइकिल में करता है। हाँ ठीक सर है वो एवरेज, सर। हाँ, हाँ सर, हाँ वो बोलो एवरेज बोलो। में जो है जीरो हो जाता है अगर एक पूरे टाइम पीरियड के लिए देखें, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है, इसलिए सर सम टोटल उसका जीरो आता है। इसलिए एवरेज एवरेज वैल्यू से नहीं लेते, आरएमएस वैल्यू डिफाइन करिए अपन ने। सर एवरेज वैल्यू लेते हैं लेकिन जीरो से टी हाफ तक, आधे साइकिल के लिए। ठीक है, सभी ने अपने अपने को जवाब दिए हैं, तो मैं ऐसे कोई किसी को गलत नहीं कहूंगा। फेजर देखिए बताऊं जैसे सर? अपन। हाँ बोलो नितांशी बोलो। फेजर डायग्राम बताऊं सर? हाँ बता दो। आज तो मतलब मेन सर फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। बोलो। हाँ सर। सर फेजर डायग्राम में सर जो डिफरेंट हमारे जो सर्किट नीचे लिखे हुए हैं सर, आर एल आर सी और आर एल सी, सर इनमें ही हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अगर हम आर एल सर्किट की बात करें तो इसमें पाई बाय 2 होता है, आर सी में भी पाई बाय 2 होता है। लेकिन इनमें करंट, कभी करंट लीड कर रही होती है तो कभी इंडक्टेंस या जो भी रिजल्टेंट इम्पिडेंस निकलती है वो लीड कर रही होती है। लेकिन आर एल सी सर्किट में वो बीच में ही आएगी उधर। सर अब ग्राफ आएगा वो, अ, उसको ठीक कैसे है, बताऊं? सही बोल रही हो। ठीक है, और एंड कोई? सर बाकी जो एनालिसिस ऑफ आर एल आर सी एंड आर एल सी सर्किट की बात है सर, उसमें सर हर सर्किट के सर वो फॉर्मूलाज होते हैं, वो बताऊं सर? वो तो सर आप नहीं नहीं, बताओगे। वो इतना नहीं, अभी तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं बस। देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ऊपर वेवफॉर्म देखना, यूनिट सेकंड के राइट में लिखा हुआ है।
इसमें वेवफॉर्म बनाइए अपन ने साइनसोइडल, दैट इज v इज इक्वल टू वी एन साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है कि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो वैल्यू है वो अपन वी एम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और वेवफॉर्म जो आपकी ट्रेवल कर रही है वो क्या कर रही है आपकी, फ्रॉम 0 टू पाई एन पाई से 2 पाई, ये इतना ट्रेवल कर रही है। सबसे पहले आपकी वेवफॉर्म चलेगी 0 से पाई के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्लस फिर आपके पास एक जो वेवफॉर्म बनेगी यहाँ पे वो आपकी चलेगी इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल, जो चलेगी आपकी पाई से 2 पाई, ठीक है ना। और यहाँ से टोटल जो अपन वेवफॉर्म यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम 0 से 2 पाई, इसका टोटल टाइम पीरियड क्या रहेगा आपका, टी टाइम पीरियड, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ओमेगा। 2 पाई बाय रहता है ओमेगा। ना। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, 2 पाई बाय हाँ ओमेगा। सर, हाँ सर। मतलब टाइम के इनवर्स ही तो रहता है ना ये, ठीक है। आप भी सही कह रहे हो, आप भी गलत नहीं हो, 2 पाई बाय ओमेगा ही रहेगी। तो अपन इसको और आगे अच्छे से एक बार देखेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे। मेरा तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी की बात हो या वोल्टेज की बात हो, यहाँ पे जो आपका जब भी कभी अपन एसी सर्किट की बात करेंगे, तो एसी सर्किट के लिए सबसे पहले आपको दो चीज याद रखनी है कि इसमें दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। कौन सी दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर टू ऑल? मतलब वोल्टेज आपका एक कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज की वैल्यू अगर अपन लेते हैं तो नॉर्मल कहीं 220 लिखा होता है, कहीं 230 लिखा होता है। तो मान लो मैं 230 वोल्ट लिख रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये एक दो चीजें हैं। यही चीज अगर अपन उसमें करते हैं, ये ज्वाइन करने के लिए कौन बोल रहा है ग्रुप में बेटा? सर रवि दादौरिया। टाइम पे क्यों नहीं आते यार ये लोग, डिस्टर्ब करते हैं फालतू। चलिए, तो इसमें क्या क्या है अपना, यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की जो बात हो रही है, उस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए अपना यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, सिंगल फेज के लिए वोल्टेज की वैल्यू 230 वोल्ट, 3 फेज के लिए 440 वोल्ट, कहीं कहीं 400 वोल्ट लिखा होता है, कहीं कहीं 440 वोल्ट लिखा होता है, ठीक है ना। और एक चीज और मैं बता दूं कि अपन लोग प्लस माइनस 10 वोल्टेज का वोल्टेज वेरिएशन देख सकते हैं। ये इसको अपन 230 वोल्ट लिख लेते हैं, कहीं कहीं 220 वोल्ट लिखा होता है किसी किसी बुक्स में। तो इसमें कोई, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो रहता है, फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 2 हर्ट्ज का वेरिएशन या 1 हर्ट्ज का वेरिएशन चलता है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज हो जाती है, कभी कभी 51 हो जाती है, तो इतना चलता है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं चलता। ये क्यों होता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे डिस्टरबेंस और चेंज तभी आता है जब आपका जनरेशन में कोई डिस्टरबेंस हो, या कोई नॉइज हो, या कोई फिल्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, या और भी कोई चीज हो। बहुत सारे रीजन रहते हैं इन चीजों के, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो अपन बेसिक अपन पढ़ रहे हैं कि अगर यहाँ पे, क्योंकि देखो एसी सर्किट भी दो टाइप का होता है। नंबर वन है सिंगल फेज एसी सर्किट, जहां अपन क्या बात करेंगे, सिर्फ एक फेज की। और क्या बात करेंगे, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल फेज? कैन एनीवन? मतलब सर पॉजिटिव साइकिल जाएगी साइनसोइडल में। नहीं, गलत। सिंगल फेज का मतलब कौन बताएगा, जल्दी बताओ फटाफट। वन कंप्लीट साइकिल सर। अरे यार, तो मैं साइकिल को आगे भी तो ले आ सकता हूँ, ये ले, मैं इसको आगे ले गया। सर एक ही कनेक्शन होगा सोर्स और लोड के बीच में। हाँ, गलत। एक ही एलिमेंट हो। डायरेक्शन नहीं चेंज करे सर, सर पॉजिटिव वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम। नहीं, गलत। और आर मैं एल सिर्फ सिंगल फेज सर मतलब पूछ रहा हूँ, सिंगल फेज। मतलब हाँ, सर गोविंद पॉजिटिव क्या बोला? एक्सिस पे रहेगी। सर केवल न्यूट्रल और फेज वायर सर यूज वेरी करेंगे, गुड, दो वेरी वायर गुड। सर। कांस्टेंट रहेगा। गोविंद ने और शुभम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जब भी फेज सिंगल फेज की बात होगी तो अपन फेज और न्यूट्रल की बात करेंगे, ठीक है ना। सिंगल फेज की बात है, अब वो चाहे आपका
रेड फेस के साथ हो RN हो, या आपका येलो फेस के साथ हो YN हो, सॉरी YN हो, या फिर ब्लू फेस के साथ हो BN हो। ठीक है ना, या फिर अपन इसको PN में लिखते हैं कहीं कहीं, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल। तो इसको सिंगल फेज को अपन इस तरीके से सिंगल फेज, इस तरीके से अपन इसको भी बता सकते हैं। ठीक है ना। और AC सर्किट आपका 3 फेज AC सर्किट भी होता है। 3 फेज में आपका R Y B और N, ये चारों आपके वायर रहते हैं, मतलब R वायर, Y वायर, B वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, समझ आया? मतलब R Y B और N, ये आपका इस तरीके से रहता है। तो अपन को 3 फेज यहाँ पे नहीं देखना है, अपन को सिर्फ यहाँ पे सिंगल फेज पढ़ना है। सिंगल फेज पढ़ना है इसका मतलब क्या है कि अपन सिर्फ एक फेज और एक न्यूट्रल वायर की बात करेंगे। समझ आया सबको? पहली वाली चीज समझ आई? क्लास जल्दी बताओ। यस यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका सिंपल कि अपन, और AC से मतलब है कि अल्टरनेटिंग करंट आपका इसमें जनरेट हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट से मतलब ये है कि साइनसोइडल है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है, मतलब उसकी साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू। जैसे अपन ने उसको डायग्राम बनाया है, वो तो सिर्फ अपन ने इंडिकेट कर दिया था 0 से 2 पाई तक। जो वोल्टेज आपके घरों में सप्लाई आती है AC की, वो कंटिन्यूस ही आती है, वो पोलर साइन प्लस माइनस दोनों चलती हैं, और उसकी वेव फॉर्म n नंबर ऑफ वेव फॉर्म तक जा सकती है वो। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में 4 डेफिनेशन मैंने आपकी लिखी है इसमें। नहीं, इसके बाद सॉरी, फर्स्ट टॉपिक है वो जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल AC वोल्टेज। इसमें अपन देखेंगे किस तरीके से अपन दो कॉइल की हेल्प से, दो कॉइल से मतलब ये है जब भी कभी अपन किसी भी AC डिवाइस की बात करेंगे या AC सर्किट की बात करेंगे, तो वहां पे दो चीज रहेंगी। एक चीज आपका रोटेटिंग रहेगा, एक आपका स्टेशनरी रहेगा। दैट इज फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि आप लोगों ने, किसी ने कोई पंप देखा हो, या घर में सबमर्सिबल पंप हो, या टिल्लू पंप हो, या मोटर हो, जो भी आपने पंप देखा हो, उसमें दो चीजें होती हैं। नंबर 1, उसमें दो वाइंडिंग रहती हैं। सबसे पहले होगी उसमें आपकी स्टेटर, ठीक है ना, और दूसरी होगी उसमें आपका रोटर। स्टेटर का मतलब है जिसमें आपकी जो एक्सिस रहेगी या कॉइल रहेगी या वाइंडिंग रहेगी वो स्टेशनरी होगी, और रोटर का मतलब ये है जहां पे आप रोटेटिंग डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना। अब रोटेटिंग डिवाइस का मतलब ये है, वो रोटेटिंग आपका एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, और वो रोटेटिंग आपकी एक कॉइल भी हो सकती है। वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा अभी। तो मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कभी आपको किसी भी चीज का जनरेशन करना हो, तो उसमें आपको जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल AC वोल्टेज के लिए एक रोटेटिंग एक्सिस की या रोटेटिंग कॉइल की या फील्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। उसके बाद जब अपन सेकंड टॉपिक जो आपका लिखा है डेफिनेशंस, उसमें अपन ये देखेंगे जब अपन जनरेशन कर लेंगे किसी भी एक साइनसॉइडल AC वोल्टेज का, ये किसी भी साइनसॉइडल इंड्यूस EMF का, इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। ऊपर जो मैंने V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, उसमें अपन एज अ इंड्यूस EMF भी उसको लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी की तरह, और करंट की तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी की तरह। ठीक है। उसी में अपनी निकल के आती है जब एक कंप्लीट साइकिल अपन को मिलती है, एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। Average value, RMS value, I'll explain you later whenever the topic is come in our lecture। और फॉर्म फैक्टर की मैं बात करूंगा, तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर में तीन चीजों की आपकी नीड होती है। सबसे पहले एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू, ये तो आपका रहता ही है। इन एडिशन टू डेट, इसके साथ साथ एक मैक्सिमम वैल्यू भी होती है जिसको अपन लिखते हैं VM। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? सर आप लोग हाँ या ना तो बुला करो यस यार। सर, यस सर। यस सर। मेरे को लगता है कि नेट इशू ना हो तो दिक्कत ना हो। चलिए, तो इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर का मतलब ये है कि क्योंकि अपन जब भी अभी AC वोल्टेज की बात करते हैं, तो AC वोल्टेज में 3 क्वांटिटी में आपकी हमेशा चलती है। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी आप BEEE पढ़ोगे तो इसमें आप VIP टर्म हमेशा याद रखोगे। VIP का मतलब ये है वोल्टेज, करंट और पावर। ठीक है ना। तो जब भी कोई जनरेशन होगा AC क्वांटिटी का, AC वोल्टेज का,
सबसे पहले उसमें आपको वोल्टेज देखना है, फिर आपको उसमें करंट देखना है, फिर उन दोनों की हेल्प से आपको क्या देखना है इसमें पावर। तो जो फेजर डायग्राम अपन बनाते हैं, यार ये नेटवर्क प्रॉब्लम कौन लिख रहा है ग्रुप पर? Sir, there क्या is no परेशानी है तुम लोगों issue. को यार? The screen is also visible and audio is also clear. ये व्हाट्सएप ग्रुप में कौन मैसेज कर रहा है? फिर मेरे को सामने दिख रहा है। अनुराग सर वो लोग सर बोल रहे हैं कि अनुराग दीदी नेटवर्क फ्रॉम इशू की सीएससी। सर वो वजह लोग से ज्वाइन नहीं हो होली पा रहे लोग हैं सर। रूम से बाहर निकल। सर वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। यस सर। एक सेकंड रुको। कर दिया मैंने उनको ज्वाइन। होती है। चलिए, तो इसमें अपन लोग कहाँ थे? हाँ, कंसेप्ट ऑफ फेजर में। तो फेजर का मतलब ये है कि फेजर में जब अपन वीआईपी टर्म का याद रखते हैं तो अपन एक ही डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में अपन वोल्टेज को, करंट को और पावर को किसी फेजर क्वांटिटी से इंडिकेट करते हैं। मतलब एक तो आपका रहता है वेव फॉर्म, मतलब वेव डायग्राम, एक रहता है आपका फेजर डायग्राम। तो आप जब भी एसी सर्किट पढ़ोगे, इसका मतलब ये है कि जब भी आप एनालिसिस करोगे, चाहे वो आरएल का एनालिसिस करो, चाहे वो आप आरसी का करो, चाहे आरएलसी का करो, सीरीज का करो, पैरेलल का करो, तो उसमें वेव डायग्राम मतलब ये वेव फॉर्म जिसमें अपन साइनसोइडल वेव फॉर्म आपकी बनाई हुई है, और कोई सा भी एक फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम से मतलब ये है कि कोई भी आपका वोल्टेज क्वांटिटी या फिर करंट क्वांटिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया, आई बना लिया, यहाँ मैंने वी बना लिया, यहाँ मैंने ई बना लिया, ई मतलब इंड्यूस ईएमएफ। तो इसमें मैंने आप में इसको फेज एंगल दिया, थीटा एंगल दे दिया, या फाइव कुछ भी अपन दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं अपन इसको। तो ये है होता है आपका फेजर डायग्राम, जिसमें अपन अलग अलग फेजर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना? और फेजर कहाँ से मिलते हैं? फेजर आपको मिलते हैं आपके वोल्टेज की वैल्यू से, करंट की वैल्यू से और पावर की वैल्यू से। क्लियर? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, इसमें आप लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो है आपका एनालिसिस ऑफ एल, आर एल, आर सी और आर एल सी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। तो आर एल, आर सी और आर एल सी, सीरीज पैरेलल सर्किट का मतलब ये है, बिकॉज एसी वोल्टेज की जब भी बात होगी, इसमें जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे लोड कनेक्टेड रहेगा, ये लोड आपका आर भी हो सकता है, ये लोड आपका एल भी हो सकता है, और ये लोड आपका सी भी हो सकता है। आर, एल और सी। समझ आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस सर। ठीक है। इसके बाद जो अपन आएंगे नेक्स्ट, जो है वो आपका है पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर। इसका मतलब ये है कि जब अपन ने पावर निकाल लिया, अपने फेज एंगल जो बनाया, उसमें अपने एंगल मान लो यहाँ पे मैंने इसमें क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे जो एंगल लिया वो मैंने फाई एंगल लिया है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फाई एंगल मेरे पास जो पावर फैक्टर की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी कॉस फाई। ठीक है ना? क्लियर? और जो इक्वेशन जो आपकी रहती है, v इज टू वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी लिखना है, साइन फाई लिखना है, वो अकॉर्डिंगली इंडिकेट होगा। तो ये है आपकी पूरी की पूरी सेकेंड यूनिट। मैं कोशिश करूंगा कि 30 जन तक मतलब हो जाएगी, वैसे तो 100% यूनिट हो जाएगी, लेकिन हो सकता है अगर थोड़े से बीच में इशू रहे। लेकिन मिड सेमेस्टर में जो आपका 1 से 6 फरवरी तक है, उसमें आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पूरी की पूरी आएंगी। अब वो एमसीक्यू होता है या ओपन बुक होता है, ये मैं डिसाइड करूंगा आप लोगों के साथ मीटिंग करने के बाद। ठीक है ना? वो अभी मैंने ना उसका पेपर बनाया है, क्योंकि एमसीक्यू तो अपन क्विज लेते ही हैं। अब मिड सेम का मैं अभी डिसाइड करूंगा कि मेरे को आपको 2 क्वेश्चन देने हैं या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने हैं, ये अभी मैं डिसाइड नहीं किया हुआ। तो आप लोग दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहें, एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर रहें और ओपन बुक से आप थ्योरेटिकल के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है? समझ आया सबको? यस सर। उसके इंस्ट्रक्शन में आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, है ना? वो कम्युनिकेट आपको बाद में करूंगा, अभी नहीं करना मैं। बस मैं आपको हिंट दिए कि ये दोनों चीज हो सकती है। ठीक है ना? क्योंकि ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आएंगे हम लोगों को फर्स्ट ईयर के मिड सेमेस्टर एग्जाम देने के, हम वैसा ही इसमें एप्लीकेबल करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि आप लोग ओपन बुक भी ले सकते हैं, तो ओपन बुक के लिए मैं, अच्छा आप लोग ओपन बुक के पेपर में रहते हो या एमसीक्यू के हो? कोई बताएगा? एमसीक्यू सर।
एमसीक्यू ओपन बुक ठीक है चलो, सुन लिया एमसीक्यू में, बट एमसीक्यू ज्यादा बेटर है। एमसीक्यू ज्यादा बेटर है, चलिए ठीक है। वैसे अभी मूडल नहीं चल रहा तो आप लोग को अगर ये भी उस पे सबके ओपिनियन ले लेना, एमसीक्यू चाहिए ओपन बुक। हाँ मैं कर दूंगा सामने, इस चीज को मैं कर दूंगा। पहले ऊपर से डीन एकेडमिक ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आने दो कि करना क्या है, उसके बाद फिर मैं राखी। ओपन बुक में ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ आप लोगों को ये ऊपर वेब फॉर्म बना के दे दी, ठीक है ना। अब वेब फॉर्म बना के मैंने वो पीडीएफ फाइल आपको भेज दी। जैसे सिंपल असाइनमेंट जो होता है ना, असाइनमेंट के क्वेश्चन में आपको देता हूँ, फिर आप चाहे बुक से करो या आप उसको खुद सॉल्व करो या कैसा भी करो, आप उसको सॉल्व करके वापस मेल पे मूडल पे अपलोड करोगे या मुझे मेल करोगे, ये मतलब होता है ओपन बुक का, ठीक है। अभी जो आप लोग के सीनियर्स के एग्जाम हो रहे हैं सेकेंड ईयर के, वो पूरे के पूरे ओपन बुक ही हैं। और कुछ थर्ड ईयर फाइनल ईयर के कुछ एग्जाम्स एमसीक्यू बेस्ड हुए हैं, तो वो डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन जाती है कि एमसीक्यू होना है या फिर ओपन बुक होना है। तो वो अभी मीटिंग में भी डिसाइड हुआ था कि आप लोगों की जो स्कीम है, फर्स्ट ईयर की स्कीम है, उसमें भी सब्जेक्ट के साथ लिख दिया जाएगा कि ये वाला सब्जेक्ट जो फाइनल एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा कि ओपन बुक बेस्ड होगा। अगर एमसीक्यू बेस्ड होगा तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, ओपन बुक होगा तो ओपन बुक। मेरे हिसाब से अगर न्यूमेरिकल पेपर होता है तो उसको तो मैं ओपन बुक के फेवर में रहता हूँ। बाकी आप लोग अगर एमसीक्यू बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जैसा आप बोलोगे वैसा दे दूंगा पेपर। अटेंडेंस और ओपन बुक सर न्यूमेरिकल्स हाँ में वो मैं ओपन बना बुक में लूंगा, ज्यादा गूगल फॉर्म बना कंफर्टेबल है। लूंगा। समन ने अच्छा ऑप्शन दिया है, मैं गूगल फॉर्म बना लूंगा उसका, या अपन लोग एक आध दिन इसी को रिगार्डिंग अपन एक दिन मीटिंग कर लेंगे आधे घंटे की, ठीक है ना। वो मिड सेम से पहले हो जाएगी वो चीज, ठीक है। और कल जो अपनी क्लास है 11 से 12 में भी वो क्लास फ्राइडे को शिफ्ट हो, क्योंकि टुमारो में भी आई ऑन लीव। तो 11 से 12 में आप आज शाम तक आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है ले भी लूं अगर मैं कॉलेज आया तो, और अगर आउट ऑफ स्टेशन जाना है, अगर बाहर गया तो फिर वो क्लास थर्सडे को या फ्राइडे को ही लूंगा। फ्राइडे को 2 बजे वो क्लास होगी आपकी, ठीक है ना। दैट आई विल कंसिडर। ओके सर। हाँ मुझे पता है मेहरबान मूडल नहीं चल रहा, तो आप लोग अपनी अटेंडेंस, पहली बात तो ये है कि आप लोग अटेंडेंस में इतना पीछे मत पड़ा करो कि हाँ 12 से 1 की क्लास है तो अटेंडेंस फिल ही करनी है, ठीक है ना। आप पहले जो बताया जा रहा है वो आप करो, और उसके बाद आप अभी जो चैट बॉक्स है उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर और नाम लिख के भेज दोगे तो मेरे पास वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी मूडल पे भी आप भेज देना, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था इसमें आपका प्रोसेस कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है। इसके बाद जो अगर अपन स्टार्ट करेंगे, राखी कह रही है एडमिट करने के लिए। मेरा आपको क्लास के टाइम पे जरा मोबाइल में चलाया करो, आप लोग मोबाइल चलाते हो और फट से लेफ्ट हो जाते हो, ठीक है। चलिए, तो इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल फेज एसी सर्किट में। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अपन लोग जब भी किसी भी एक सिंगल फेज एसी सर्किट की बात करते हैं, ये वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं अभी आप लोगों को उसे शेयर भी कर लूंगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपन कोई सा भी एक वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो उस वेव फॉर्म के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि आपका जो वैल्यूज इसमें आ रही हैं जब अपन वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए, उस वैल्यू के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर लिखा है डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी से मतलब ये है कि जब भी कभी मैंने इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा तो डेफिनेशन से मैं बोलूंगा, मैं रीड करता हूं इसको, आप लोग लिख लेना बाद में। एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड अल्टरनेट इन डायरेक्शन एट राइट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ, जो भी मेरे को साइंस वाले वेवफॉर्म बन रही है, यहाँ पे जो मैंने स्मॉल ई, कैपिटल ई एम, माइनस ई एम, ये अगर मैं इंडिकेट कर रहा हूं तो स्मॉल ई है मेरा इंड्यूस्ड
ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। अरे यार ये पॉइंटर में दिक्कत क्यों हो रही है? इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ से मतलब ये है कि जब भी मैं जनरेशन करता हूं किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी का, तो मेरे को वहां पे जनरेशन किसका मिलता है, मेरे को वहां से जनरेशन मिलता है किसी भी एक ईएमएफ जो आपका इंड्यूस हो रहा है। मतलब ईएमएफ को अपन जनरेट करते हैं और उसी से आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है ना। मैं इसके बारे में और डीपली बता दूंगा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ई लिख रहा हूँ तो स्मॉल ई से मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ मेरे इंड्यूस ईएमएफ को, ठीक है। इसके बाद जो वेवफॉर्म आपको बन रही है सभी को दिख रही है, इसमें दो क्वांटिटी लिखी है, एक प्लस ईएम और एक मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस ईएम। तो प्लस ईएम और माइनस ईएम ये आपको ये इंडिकेट कर रही है ये वाली चीज कि आपकी जो वेवफॉर्म यहाँ पे है, तो कंप्लीट फुल साइकिल आपको बन रही है फ्रॉम 0 टू पाई एंड फ्रॉम पाई से 2 पाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों आपको मिल रही हैं। जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी प्लस ईएम, ठीक है ना। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं वहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो आपको मिल रही है माइनस ईएम। और ये जो आपकी प्लस ईएम और माइनस ईएम की वैल्यू है ये अपन डिसाइड करते हैं विद द टर्म ऑफ द साइनसोइडल इक्वेशन, दैट इज ई इक्वल टू ईएम साइन ई इक्वल टू ईएम साइन ई इक्वल टू ईएम साइन ओमेगा टी, इक्वल टू ईएम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा टी की टर्म है ये ओमेगा टी आपका डिपेंड कर रहा है कि आपकी ओमेगा टी की वैल्यू 0 है या फिर पाई/2 है या पाई है या 3 पाई/2 है या फिर 2 पाई है या कुछ भी है। मतलब ये अपने 1 2 3 4 5 मैंने इसमें लोकेशन आपके अभी दिखाए हुए हैं। 5 लोकेशन से मतलब ये है ओमेगा T1 मैंने 0 ले लिया, ओमेगा T2 मैंने पाई/2 ले लिया, ओमेगा T3 मैंने पाई ले लिया, ओमेगा T4 मैंने 3 पाई/2 ले लिया और ओमेगा T5 मैंने क्या ले लिया 2 पाई। अब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा टी मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दूं 1 2 3 4 एंड 5 लोकेशंस मैंने किसके दे दिए हैं यहाँ पे ओमेगा टी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं ओमेगा टी की वैल्यू को वैली कर रहा हूं वैसे वैसे मेरे ओमेगा टी से मेरे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या मेरे को ईएमएफ में जनरेट कर रहा हूं उसकी वैल्यू टोटली उस ओमेगा टी पे डिपेंड कर रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ आया पहला कंसेप्ट? यस सर। यस सर। ठीक है ना। मतलब अपन ये समझ रहे हैं कि हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए या किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म को पाने के लिए या लेने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है वो उस पॉइंट तक अपन फाइनल पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आपकी वेवफॉर्म है जो फिगर बना हुआ है ये सबको दिख रहा होगा इसमें आपका। इसमें अपन 0 से पाई भी चल रहे हैं, पाई से 2 पाई भी चल रहे हैं और इसमें अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस हैं। डिफरेंट लोकेशन से मतलब ये है कि अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू पाई/2 रख रहा हूँ उस टाइम पे मेरे जो ई की वैल्यू है साइन पाई/2 क्या होता है 1 1 ठीक है ना। साइन पाई/2 आपका 1 होता है, इसका मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ईएम हो जाएगी। साइन पाई क्या होता है साइन 180 0। इसलिए वहां पे स्मॉल ई की वैल्यू में क्या मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो अलग अलग मेरे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, अलग पॉइंट से मतलब ये है सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया, उसके बाद साइन पाई/2 जब मैंने लिया तो मेरे को वैल्यू मिली ईएम। उसके बाद जब मैंने पाई/2 से लिया तो मेरे को वैल्यू मिली यहाँ पे 0। उसके बाद जब साइन 3 पाई/2 मैंने लिया उस तब मेरी वैल्यू जो आई थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी माइनस ईएम बन रही है। मेहरबान कुछ कह रहे हो आप? नो सर सॉरी सर। कोई बात। उसके बाद लास्ट में जो साइन 2 पाई मेरे को मिल रहा है उसमें वहां पे मेरे को फिर से जो साइन 360 की वैल्यू आ रही है। मतलब 4 क्वाड्रेंट अपन लेके चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये सब लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो मैं इसके बारे में रिपीट नहीं करूंगा अभी।
ठीक है ना। तो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जब अपन चल रहे हैं तो वहां पे 0 से 2 पाई के लिए जो अपनी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है आपको, अलग अलग ई की वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना। अब ये तो हो गई किसके लिए, जब अपन ने ओमेगा टी की वैल्यू दी। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये सबका सब आपका होता है जब अपन किसी भी एक सर्कल को मान के चलें, या किसी भी एक कॉइल को मान के चलें, या किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड को मान के चलें, जब अपन उसका रोटेशन करते हैं। रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है कि जो मेरी वेवफॉर्म बनी है वो मैंने बनाई है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक बनाई है। 2 पाई को अगर मैं डिग्री में लिखूंगा तो क्या होगा, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 360 डिग्री और 0, तो कोई बता पाएगा इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, कि मैं क्यों 360 डिग्री आप लोगों को बोल रहा हूं। बताओ। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे जो वेवफॉर्म अपनी ड्रॉ करी है, कोई सी भी एक साइनसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म हो, चाहे वो इंड्यूस ईएमएफ हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, वो सॉरी वो मैंने 0 से 2 पाई तक करनी है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को 0 से 360 डिग्री इसको लिखना है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, कोई बताएगा। सर मतलब जहां से वो स्टार्ट कर रहा है 0 से फिर 360 पे आएगा तो वापस से उसी में आ जाएगा, वो उसी केस में। वैल्यू रिपीट होती है। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई होता हाँ है पीरियडिक फंक्शन इसकी कहते वजह हैं। से ठीक है, सर, ठीक है, उसके बाद वो रिपीट करने लगेगा वही दोबारा। ठीक है। और सर एक कंप्लीट मैं साइकिल इस को रिप्रेजेंट सर करता है, वन कंप्लीट ऐसा कह सकते साइकिल। हाँ, बहुत सही बताया प्रिंसिका राम, आपने बिल्कुल सही बताया है कि 1 कंप्लीट साइकिल हो रही है। 1 कंप्लीट साइकिल आप 0 से 2 पाई तक हो रही है, उसी को मैं 0 से 360 दिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस वेवफॉर्म को और किसी तरीके से बनाना चाहूँ या आपको दिखाना चाहूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, ये जवाब चाहिए मुझे। सर्किल के फॉर्म में। वेरी गुड। गरिमा इज राइट। किसने, गरिमा ने बोला, अंशिता ने बोला है। सर वो स्पाइरल सर्कल जैसा जो बनाते थे हम पहले। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है समन। तो मैंने मैं जो बोला आप लोगों से, गरिमा ने बोला है ना। यस सर। हाँ गुड, यही मेरे को आंसर चाहिए था। मतलब क्या होता है, जब भी कभी अपन कोई वेवफॉर्म बनाते हैं, उसमें हमेशा अपन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल में ही आपके चारों क्वाड्रेंट आ जाते हैं, और यहीं पे अपन अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। अभी मैं उसको आपको डायग्राम को बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तो अपन सिर्फ बेस खड़ा कर रहे हैं इसमें, ले रहे हैं कि आपका इसमें एसी सर्किट में मेन मेन क्या चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं और आपको क्या पढ़नी है। ठीक है ना। सर कुछ तो बच्चे जनरेशन अपन, डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। सर कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा कब तक करता रहूंगा यार ऋषभ, क्लास में डिस्टरबेंस हो जाती है। सर सर आप व्हाट्सएप ऑटो पे बार ज्वाइन पे बार रख मैसेज दीजिए कर सर। रहे हैं। क्या करूं, कौन कह रहा है ऑटो ऑटो ज्वाइन में ज्वाइन पे रखने के रख लिए। दीजिए सर, कोई भी होगा तो वो अपने आप फिर ऐड हो जाएगा। हाँ, वो तो मैं रखूंगा ही नहीं गलती से, फिर वही फिर से मुखाते आ जाएगा। यस सर। वो तो मैं गलती से ही रखूंगा, वो तो मेरे पास ऑप्शन है। हाँ, तो वो तो छोड़ो, फालतू की चीजें। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 0 से 360 की बात हो रही है। तो 0 से 360 के लिए आपकी यहाँ पे सर्कल आपका बनता है। तो उसी से आपके जो अब डेफिनेशंस है नेक्स्ट, जैसे अपन किस तरीके से एक एम्पलीट्यूड के बारे में जानते हैं, तो डेफिनेशन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं तो बस ओवरव्यू देता हूँ कि कोई सा भी अगर एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपके पास है, तो उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी का टर्म किस तरीके से आप इंडिकेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूं, कि अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था डीसी सर्किट एनालिसिस, आज अपन पढ़ रहे हैं एसी सर्किट एनालिसिस। तो ऐसे कौन से एडवांटेजेस थे जिससे अपन को, सबसे पहले जनरेशन जो हुआ था ना 18 में, 18 सेंचुरी में वो डीसी का ही हुआ था। उसके बाद एसी में स्विच हुए थे अपन लोग, ठीक है ना। तो एडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम
ये भी एक बहुत अच्छा असाइनमेंट क्वेश्चन है, या आप लोगों को पढ़ना हो तो आप भी देख सकते हो कि यूट्यूब में या गूगल में कहीं भी आपको मिल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से रीजन थे। आजकल अपन फिर से डीसी में जा रहे हैं। एक टर्म आता है, किसी ने अगर नाम सुना होगा, HVDC सिस्टम। ठीक है ना, मतलब डीसी में फिर से अपन लोग थोड़ा बहुत स्विच कर रहे हैं। तो वो चीज तो छोड़ो, वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मेन रहता है। तो जहां तक आपकी बात है, तो इसमें एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी सिस्टम ये अपन देखेंगे इसमें। अब जो मैं कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्योंकि नया टॉपिक रहेगा, तो अपन नए तरीके से शुरुआत करेंगे कल की क्लास, कल या फिर थर्सडे को। ठीक है ना, तो वो मैं बता दूं, थर्सडे नहीं, अच्छा थर्सडे को लेनी है, फ्राइडे फ्राइडे की लेनी है ना? यस सर, फ्राइडे। यस सर, फ्राइडे को। फ्राइडे, ठीक है ठीक है। फ्राइडे 2 PM जो अपनी क्लास एडिशनल रखी हुई है अपन ने, वो अपनी फ्राइडे को ही रहेगी। और दिस इज ऑल्सो अ डाउट क्लास। सर बाकी वेडनेसडे अगर को भी किसी, तो है अपनी क्लास। हाँ वेडनेसडे को तो है ही, मैं कल की बात कर रहा हूँ, ट्यूसडे की। वेडनेसडे को तो मैं ओके आपकी क्लास ले रहा हूँ 12 से 1। ठीक है ना, ओके सर। कल मे बी मैं पोस्टपोन करूँ कल की क्लास को, वो मैं बता दूंगा, आप लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा। ठीक है ना, तो कल अपन लोग मतलब कल या परसों में अपन लोग नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे हाउ वी जनरेट एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपके पास बने हुए हैं, तो इसके लिए मैं कल थोड़ा सा डिक्टेट करूंगा, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंटर में क्या हो रहा है आज? तो इसमें इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से अपन एक इसको अपन देखेंगे। ठीक है ना, किसी भी वेव फॉर्म को, मतलब उसमें एक चीज आपकी रोटेटिंग रहेगी, एक चीज आपकी आपकी इसमें स्टेशनरी रहेगी। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी मैं क्लास के बाद आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसी का थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत, तो ये अपन लोग कल देखेंगे। जनरेशन में किस तरीके से जनरेशन होगा आपका, ये आपका डेरिवेशन है कि हाउ वी जनरेट द ईएमएफ इंड्यूस। जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है या ईएमएफ की वैल्यू आप निकालते हैं, वो किस तरीके से आती है, ये इसका छोटा सा आपका डेरिवेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको लोगों के लिए। ठीक है, जिस तरीके से अपन ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, उस तरीके से अपन करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। एंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इंडिकेटेड बाय द टर्म एंगुलर फ्रिक्वेंसी। कितने रेडियन पे, मतलब 2 पाई तक अपन किसी पर्टिकुलर टाइम को ले जा रहे हैं, वो आपका ओमेगा रेडियन पर सेकंड के लिए हो रहा है। उसके बाद अपन इसके जो आपके नेक्स्ट है एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू, देन आफ्टर दैट फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, उसी के डेरिवेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम देखेंगे। ये आपका फेजर लोकेशन होता है, किसी अपन कैसे अपन किसी वोल्टेज को, करंट को या पावर को फेजर से एनालिसिस कराते हैं। किसी एक फेज का रिप्रेजेंटेशन, फेज डिफरेंस, मतलब जैसे ही दो आपको वैल्यू मिल जाएगी, किस तरीके से अपन फेज डिफरेंस लेते हैं उसमें। देन आफ्टर इन फेज का मतलब है जिसका फेज डिफरेंस 0 हो, ओमेगा टी की वैल्यू वोल्टेज और करंट की सेम हो। तो वो कौन से लेट के लिए होती है, कोई बता पाएगा? ये जो मैंने वेव फॉर्म बनाई है, दिस इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ लोड? प्योरली आर सर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, आर लोड। रेजिस्टेंस, ठीक है यस ना, सर। तो ये रेजिस्टेंस के लिए आपका ये प्रैक्टिकली रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें लैगिंग। लैगिंग में अपन लोग देख लेंगे कि किस तरीके से अपन वोल्टेज और करंट की वैल्यू लेते हैं। करंट की वैल्यू आपकी बाद में है, तो इसलिए आप हमेशा अपन इसको लैगिंग बोलते हैं। जब आपकी करंट की वैल्यू आगे निकलती है, उसको अपन लीडिंग बोलते हैं। और अपन जो इसमें वैल्यू लेते हैं, वी ऑलवेज टेक द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज बोल लीजिए या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोल लीजिए। ठीक है, फिर अपन देखेंगे एसी सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस, उसका डायग्राम, डेरिवेशन, उसका पावर, उसका न्यूमेरिकल। फिर अपन स्विच करेंगे, यहां तक रेजिस्टेंस की बात होगी। फिर जो अपन ने फर्स्ट यूनिट में अपन ने देखा था, कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर होता क्या है, उसकी वैल्यू, उसका एनर्जी स्टोरेज, इंडक्टर, इंडक्टर का एनर्जी स्टोरेज, एंड दैट्स ऑल। ठीक है ना, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ आर सर्किट का था। सिमिलरली अपन लोग इसमें एनालिसिस ऑफ आर सर्किट के अलावा अपन लोग अब किसके लिए देखेंगे, वी कैन ऑल्सो add it as a analysis of RL circuit, analysis of RLC circuit। ठीक है ना,
ठीक है, ये देखो, ये मैंने गूगल मीट ऑटो एडमिट रखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सब ठीक है पहले ना? हो जाता था, आज नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। देखना उसको, मैंने ही तो हटाया है, ताकि नेक्स्ट क्लास से आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि क्लास में थोड़ा सा अच्छे से बैठना, बार बार लेफ्ट नहीं होना। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं सर पे खत्म हमारी होती है। क्या हो गया, फिर से बोलना। सर हमारी गलती नहीं थी, नेटवर्क इशू रहता है। यस सर। चलो मैं उसको, एक्चुअली कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं ना। चलो कोई नहीं, मैं उसको फिर से एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसमें जो जब भी होगी, तो जो आज अपन लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार फिर से अपन लोग देखेंगे, और जितना आप लोगों को पता है इसके बारे में, किसके बारे में, कि अपना किस तरीके से अपन किसी भी एक एसी सर्किट को या डीसी सर्किट को, एसी को एनालाइज करते हैं, चाहे वो आर लोड हो, चाहे वो एल लोड हो, चाहे वो कोई सा भी लोड हो, किस तरीके से उसको अपन देखेंगे, वो चीज अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद इसको अपन कंटिन्यू। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? जो लोग लेफ्ट हुए थे वो भी बता दें, जो लोग अभी क्लास में है वो भी बता दें। नो सर। सर पिछले 10 मिनट में क्या ठीक है, पढ़ाया था आपने? रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसमें देख लेना। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया था बेटा, मैं फिर से आपको बताया था, आप अगर बोल रहे हो तो। सर हम लेफ्ट कर जो सकते हैं? अपना, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या था, आपकी जो फर्स्ट यूनिट में जो आप लोगों का सिलेबस था, आज उसके बारे में डिस्कशन किया था अपन को, इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना। ठीक है, देखना सब कुछ ही है। तो जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज वो मैं आप लोग को कल बताऊंगा, और उसी का अपन आगे स्टेप, उसका डेरिवेशन आगे करेंगे। ठीक है ना? और ज्यादा कुछ नहीं बताया उसमें अभी। क्लियर? तो मीट ऑटो एडमिट का मैं कल ऑप्शन एनेबल कर दूंगा। वो आज मेरे को देखना था कि कितने लोग लेफ्ट होते हैं, कितने लोग ज्वाइन होते हैं, इसलिए मैंने वो चीज रखा था।